Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel बैक वेंचर क्लासेस। कुछ मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाले हुए हैं जो कि आपको आरआरबी एनटीपीसी में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, आई थिंक फरवरी या फिर मार्च में होगा ये एग्ज़ाम, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम। उसके पर्पज़ से मैंने ये कुछ प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं, जो कि टोटल कितने टॉपिक हैं कि 10 टॉपिक हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इन टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको श्योर है कि जो अभी एग्ज़ाम होगा मार्च या अप्रैल में, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन इन्हीं 10 टॉपिक में से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो और जब मैंने इसका एनालिसिस करवाया है तो मैंने इसके साथ में थोड़ी डीप एनालिसिस करवाई है, ताकि उसके नियर अराउंड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है इन योजनाओं से, जैसे कि ये टॉपिक मैंने ये दे रखे हैं, इसमें फाइनेंशियल ईयर, ये आपका 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना इसको बोलते हैं। एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और सेकंड पे योजनाएं तो पूछी ही जाती हैं, सबको ही पता है। फिर एक यूनाइटेड नेशन और इनके ग्रुप से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके बेस पे एनटीपीसी ने बहुत ज़्यादा फोकस करके क्वेश्चन पूछे हैं। तो हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने वही टॉपिक यहाँ पे आपके सामने रखे हुए हैं जिनसे मैक्सिमम शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ तक हो गया था अपना यूनाइटेड नेशन वाला हो गया। ऐसे ही इसमें और भी कुछ आते हैं, जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, और वर्ल्ड बैंक है, IMF है ना, इस टाइप से जो भी आते हैं। फिर आपका जो 4th टॉपिक है वो है आपका अंतरिक्ष पहला, भारत के सापेक्ष में पहला, जैसे अंतरिक्ष यान हो गया, पहली अंतरिक्ष यान हो गया, सैटेलाइट हो गए। तो ये क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे आपके, ये क्वेश्चन इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर असहयोग आंदोलन, अगर महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे तो मैक्सिमम इसी आंदोलन से आए थे। और अगर इसके आपको और भी इसके बियॉन्ड जाना है तो फिर आप जा सकते हो, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो मैंने बता ही दिया, चौरी चौरा कांड था, और एक था ये आपका 1919 का एक्ट वाला, 1919 का एक्ट वाला जो रीजन था, जिसमें अली बंधुओं ने उसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। और फिर कंप्यूटर के बेस्ड फुल फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर पर बेस्ड जो कि फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, ये हमारा 7th टॉपिक है। और 8th टॉपिक में 1951 से जो 5 ईयर प्लान आए थे, वहाँ से ले करके 1970 तक ईयर में किस ईयर में क्या हुआ, ये आपको एज इट इज़ याद करते चलना है, एकदम सीक्वेंस से फॉर्म में याद होना चाहिए। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका आया था 1951 में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया था, और फिर इसके बाद 1956 में सेकंड आया होगा। इस तरह से आपको ईयर भी याद करने हैं। और फिर 1957 में परमाणु ऊर्जा आयोग की क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन थे काफ़ी, जो कि ईयर के बेस पे पूछे गए हैं, इसलिए इन ईयर को ज़्यादा फोकस्ड करते हुए मैंने टॉपिक में रखा है 1951 से 1970, क्योंकि 1966 में आपका क्या हुआ था, वो ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ था। तो ये ईयर हैं जो कुछ इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर करेंट से रिलेटेड अगर आपको टॉपिक देखने हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका होगा, जैसे कि नोबेल प्राइज़ हो गया। फिर उसमें गेम से रिलेटेड कि कौन सा कंट्री ने, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया, तो इसमें कौन सा स्टेट टॉप मोस्ट रैंकिंग पे रहा है, और इस टाइप से आ सकता है गेम्स क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है डेज और थीम बेस पे, कि कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है, और रिसेंटली विद रिस्पेक्ट टू 2024 उसकी थीम क्या रही है ना। और इंडेक्स पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, रैंकिंग इंडेक्स और रैंकिंग के बेस पे तो क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है, जो कि अभी जो एग्ज़ाम होगा एनटीपीसी का, आरआरबी एनटीपीसी में, उसमें पूछा जा सकता है। और ये रैंकिंग एंड इंडेक्स का टॉपिक जो है एसएससी में भी कई बार पूछा जाता है। तो ये हालांकि ये किससे रिलेटेड है, जीके का टॉपिक है, क्योंकि ये इंडेक्स रैंकिंग की बात कर रहा है। ऑर्डर एंड रैंकिंग जो कि रीजनिंग का टॉपिक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जीएस के सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो 10th और लास्ट टॉपिक है आपका है वो परमाणु परीक्षण, कौन सा
एटॉमिक टेस्ट कहाँ पर किया गया, जैसे पोखरण में किया गया या फिर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में किया गया है ना। ऐसा परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया गया। और राज्यों की कलाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे किस राज्य में कौन सी पेंटिंग की जाती है, किस राज्य में कौन सा डांस किया जाता है ना। इस टाइप के क्वेश्चन इन 10 टॉपिक को मैंने बताया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप यहाँ से रीड करके जाओगे, इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हो, तो आपके 10 to 15 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से आपको मिलने वाले हैं। तो अब चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैंने इन्हीं 10 टॉपिक्स को फोकस्ड करते हुए ये वीडियो जो है बनाया है, और इसी से इन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम तो यही टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे स्क्रीन पे वो आपको दिखाई देंगे। मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, और चलिए फिर अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस पे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्लाइड पे। यह है आपका क्वेश्चन नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन है जो मैंने स्लाइड में ले रखे हैं। अब मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 5 ईयर प्लान से ही है, और ये एज इट इज क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। मैंने जो यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है, मैंने ये क्वेश्चन उससे पिकअप किए हैं। तो आप देखिए और उसके बेस पे आंसर देने की कोशिश करें। मैं क्वेश्चन को एक बारी रीड कर देता हूँ। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी का प्लान था, जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था, वो आया था आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान में आया था। मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है आपका, इसमें इंडस्ट्रियल और जो था इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर को मर्ज कर दिया गया था। इसमें जो था इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर को आपके मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो वेट ये तो आपका रहा। तो इस 5 ईयर प्लान के बेस पर मैं कुछ और भी क्वेश्चन आपको थोड़ी हिंट के बेस पे बता देता हूँ। जैसे जो आपका ये दे रखा है सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो इसके बेस पे कुछ और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें पूछ सकता है। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये आपका बेस्ड था पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर बेस्ड था। पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। और इसी टाइम जो है दुर्गापुर में एक आयरन फैक्ट्री को लगाया गया था। दुर्गापुर में आयरन फैक्ट्री लगाई गई थी। आयरन फैक्ट्री लगाई गई थी। ठीक है, तो ये इसके साथ में ये जो है कॉन्सेप्ट, ये भी आपको याद करने हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं स्लाइड ऐड करके 5 ईयर प्लान के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वो आया था 1951 में। ठीक है, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान मॉडल था वो किस पर बेस्ड था आपके, हेराल्ड डोमर। हेराल्ड डोमर, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड था। और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसमें क्या था आपके मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया था। मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया था, और ये किसके मॉडल पर बेस्ड था, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ठीक है, और इसी के टाइम पे जो राउरकेला में एक इंडस्ट्री लगाई गई थी, इसी के टाइम पे, सॉरी राउरकेला मैंने बोल दिया, यहाँ पे दुर्गापुर में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी। दुर्गापुर में आयरन फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, दुर्गापुर में एक आयरन फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी, आयरन फैक्ट्री।
और परमाणु ऊर्जा आयोग जो कि 1957 में परमाणु ऊर्जा आयोग भी 1957 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कुछ 5 ईयर प्लान्स के रिलेटेड हैं जो कि आपको नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ऊर्जा आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, चलते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जितना भी पॉसिबल हो सकेगा मैं क्वेश्चन को डीप में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि अब नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है एनटीपीसी का, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। आप इसको अगर याद कर लेते हैं, और मैंने स्लाइड में भी कुछ को डीप में बता दिया है, तो इनको साथ में आप याद करते चलिएगा। फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वो कुछ इस तरह है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास योजना को पुनर्सृजित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया। मतलब एक योजना थी, उसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया है। ग्रामीण आवास योजना को पुनर्रचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया। तो ऐसी कौन सी योजना थी जिसका नाम चेंज करके दिया गया? तो वो आपकी योजना है इंदिरा आवास योजना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा आवास योजना। ठीक है, ओ सॉरी, ये आपका रहा, इसका राइट आंसर क्या है? इंदिरा आवास योजना। तो अच्छा, ऐसा था कि जो इंदिरा आवास योजना थी ये आपकी चली थी, फर्स्ट टाइम तो चलाई गई थी 1985 में। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था इंदिरा आवास योजना को। ठीक है, इसको फर्स्ट टाइम तो कब लाया गया था? 1985 में। सॉरी, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, इट्स माय मिस्टेक एंड आई एक्सेप्ट इट। यहाँ पे होना है 5। ठीक है, हाँ, ये मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आई थी 1985 में। फिर उसके बाद 2016 में इंदिरा आवास योजना का नाम कुछ चेंज करके इंदिरा आवास योजना का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? चेंज करके इसको नाम दिया गया ग्रामीण आवास योजना। इसका नाम दिया गया था ग्रामीण आवास योजना। फिर इसको नाम दिया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ठीक है, इंदिरा आवास योजना को पहले नाम दिया गया ग्रामीण आवास योजना, और उसके बाद जो है 2022 में इसको क्या नाम दे दिया गया? ग्रामीण आवास योजना। ग्रामीण आवास योजना। ठीक है, तो इसके कुछ नाम चेंज किए 2016 में। ये आपका रहा था, कौन सा था? ग्रामीण आवास योजना। और उसके बाद आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया था। तो योजनाओं से मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो इस तरह से आपको याद रखने क्वेश्चन। फिर चलते हैं अपने ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। अभी मैंने आपको बताया कि राउरकेला प्लांट कब लगाया गया था? सेकेंड 5 ईयर प्लान के थ्रू। आप इसके हिंट के थ्रू भी इसको लर्न कर सकते हो, जो मैंने अभी 5 ईयर प्लान में भी क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पे लगा करके कुछ एक स्लाइड में मैंने सेट करके बताया था डीप में थोड़ा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि राउरकेला को इस्टेब्लिश किया गया था। राउरकेला में एक आयरन फैक्ट्री लगाई गई थी ना, तो इसके बेस पे अगर आप जाओगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1956 के बाद आया होगा। तो 1956 के बाद के तो आपके एक यही 2 ऑप्शन है, और इनके बेस पे देखिए काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा इस क्वेश्चन को इस्टेब्लिश सॉल्व करना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका यानी आपको मिलना है 1959 जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो कौन सा? कब इस्टेब्लिश किया गया था? राउरकेला स्टील फैक्ट्री प्लांट कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1959 में इस्टेब्लिश किया गया था राउरकेला। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे दुर्गापुर समझ के आंसर इसका टिक कर दिया है। मैंने यहाँ पे इसका आंसर दुर्गापुर समझ के पिक कर दिया है।
बट इसका राइट आंसर क्या होना है, 1969 होना है। इसका राइट आंसर क्या होना है, 1969, बिकॉज ये राउरकेला की बात कर रहा है, बिकॉज ये राउरकेला की बात कर रहा है। अभी मैंने जो आपको पीछे पढ़ाया है वो क्या है आपका, पीछे वाला मैंने बताया दुर्गापुर, जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर 1969 होगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये इनका एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक में से एक है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने कोई लेक्चर लेने से पहले ही आपको ये चीज़ें बता दी थी कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी के लिए, तो मैंने उसी के बेस पे, कोई अपने पास से फ्रेम किए हुए क्वेश्चन नहीं है ये, आप देख लीजिएगा। यूथ कॉन्सेप्ट की एक बुक आती है यूथ पब्लिकेशन की, उसमें ये सारे क्वेश्चन दिए थे जो मैंने पिक कर रखे हैं, ठीक है। ये मेरे पास से कोई बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है और मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से उसमें पूछे गए थे। तो अब ये स्क्रीन पे आपके सामने जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अच्छा, इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपको शायद पता होगा, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने स्थायी परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट मेंबर, कितने हैं, 5 होते हैं परमानेंट 5 मेंबर होते हैं। और भारत उसका क्या है, इंडिया, यानी भारत उसका अस्थायी सदस्य है। ये भी पूछ सकता है कि भारत उसका स्थायी सदस्य है या अस्थायी, तो भारत उसका अस्थायी मेंबर है, यूएनएससी का अस्थायी मेंबर है। और जो 5 स्थायी मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, वो आप देख लीजिए। 5 स्थायी मेंबर कौन कौन से हैं, एक तो चाइना, रशिया हो गया, चाइना हो गया और रशिया हो गया, एक ब्रिटेन, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, यूएस, यूके, अमेरिका भी है, और फ्रांस। चाइना, रशिया, यूएस और यूके, एंड फिफ्थ आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो फ्रांस है, ठीक है। ये इसके 5 जो हैं कंट्री वो परमानेंट मेंबर है। तो इसमें यूएस, यूके, चीन तो हो गया, जापान क्या हो जाएगा, इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, ठीक है। जापान इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन ये दे रखा है, इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। इन विच ईयर डिड इसरो लॉन्च द मार्स ऑर्बिटर मिशन। किस ईयर इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या बन सकता है कि इसरो ने मार्स ऑर्बिटर जो मिशन है वो किसने लॉन्च किया, डीआरडीओ ने लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया है, नासा ने, ऐसे कोई भी दे सकता है। तो किसने लॉन्च किया, पहला तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कि वो इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। और ये कब लॉन्च किया गया है, तो ये 2013 को लॉन्च किया गया था और ये अपनी कक्षा में कब पहुंचा था, 2014 में पहुंचा था, 2014 में पहुंचा था। और जिस रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया था, इसके रॉकेट का क्या नाम था, इसके रॉकेट का नाम था PSLV C-25, वी लिखना, C-25 इसके रॉकेट का नाम था जिसके थ्रू मार्स ऑर्बिटर मिशन को भेजा गया था, ठीक है। तो इसके रॉकेट का नाम भी याद रखिएगा। और ये अपनी सैटेलाइट कक्षा में कब पहुंचा था, 2014 में पहुंचा था। रॉकेट का नाम PSLV C-25 है, ठीक है। और इसरो ने लॉन्च किया है, इसरो ने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसरो ने इसको लॉन्च किया था 2013 में, ठीक है। चलते हैं अपने, और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर राज्य के 7 सिस्टर्न राज्यों का सदस्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ मेंबर ऑफ 7 सिस्टर्न स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कौन सा 7 सिस्टर्न का पार्ट नहीं है, तो इसकी एक बहुत ही
मैंने ट्रिक बनाई हुई है, आप ट्रिक के थ्रू भी इसको लर्न कर सकते हो। वैसे तो इसका राइट आंसर सिक्किम होगा, क्योंकि सिक्किम को नॉर्थ ईस्ट का ब्रदर स्टेट कहा जाता है। सिक्किम को किस नाम से जाना जाता है? नॉर्थ ईस्ट का ब्रदर ब्रदर स्टेट, नॉर्थ ईस्ट का हाँ, सिक्किम जो है, सिक्किम को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट का ब्रदर स्टेट के नाम से जानते हैं, ब्रदर स्टेट नाम से जानते हैं सिक्किम को, ठीक है। और उसने पूछा सेवन सिस्टर्न, ब्रदर स्टेट के नाम से जानते हैं। अच्छा, सेवन सिस्टर्न की एक ट्रिक है। सेवन सिस्टर्न को, नॉर्थ ईस्ट के सेवन सिस्टर्न को याद करने की ट्रिक क्या है? मैंने बनाई थी कि एटीएम आना मम्मी, एटीएम आना मम्मी, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आपको इससे सेवन स्टेट, जो सेवन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट सिस्टर्न स्टेट हैं, वो ईजिली मेघालय, ठीक है। तो ये आपको याद करने की एक अच्छी ट्रिक हो सकती है, एटीएम आना मम्मी। ये सेवन जो आपके स्टेट हैं वो सेवन स्टार में आते हैं। जो इसमें पहला आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ना से नागालैंड, माँ से एक वाले जो फर्स्ट वाला माँ है उससे है आपका ये मणिपुर, और जो सेकंड वाला में है इसका मतलब है मेघालय, ठीक है। तो आई होप वो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। फिर इसी टाइप से अब अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें क्वेश्चन दे रखा है, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह, पहला, देखिए सैटेलाइट से क्वेश्चन आ गया, पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्टैब्लिश किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन सेटअप इन 1967? कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था? तो वो आपका स्टैब्लिश किया गया था अहमदाबाद में। ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था अहमदाबाद में। कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये आपका 1966 से 1967 में, 1967 में। और ये आपका इस्टेब्लिश किसके टेन्योर में किया गया था? होमी जहांगीर बाबा, होमी जहांगीर भाभा। और इन्होंने ही क्या किया था कि 1947 में नवंबर था उस टाइम, जो मंथ था नवंबर 1947 में, इन्होंने PRL एक लैब इस्टेब्लिश की थी। PRL, इसको हम लोग बोलते हैं फिज़िकल रिसर्च लैब का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। अहमदाबाद में ही किया था, वो भी इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ये किया कहाँ था आपका? ये भी अहमदाबाद में ही किया था, अहमदाबाद में किया था। और एक सामुदायिक विकास केंद्र की स्थापना की थी। अब कभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, सामुदायिक विकास केंद्र, सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। और ये कब की थी? 1966 के आसपास की थी, ठीक है। तो अभी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर रहिएगा। फिर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे किसमें आप पेंटिंग से आ गया कि कौन से राज्य विश्व कला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की पुरानी और लोकप्रिय शैली है? तो इसमें शायद ऑप्शन थर्ड और फोर्थ छूट गया है, लेकिन इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को आई थिंक पता ही होगा कि पटचित्र जो शैली है वो उड़ीसा राज्य की है, ठीक है। अब यहीं से कुछ और भी जो पेंटिंग्स हैं फेमस स्टेट्स की वो आप कर लीजिएगा, जैसे कि एक है बार्ली, ये कहाँ की है आपकी? महाराष्ट्र की है। ऐसे ही जो कलमकारी है, कलमकारी, ये आपके कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो ऐसे ही इसको भी याद रखिएगा। अगर हो सकता है कि आपकी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें ये वाले इनमें से कोई पूछ ले, तो और भी इस तरह की कई भी पेंटिंग्स हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे बार्ली महाराष्ट्र की हो गई, कलमकारी आंध्र प्रदेश की है, जो आपको याद रखनी है।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है 2019 के लिए। यहाँ पे अब 19 के लिए रिपीट तो नहीं होगा क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, ये बुक से ही मैंने लिया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में भी 2024 में जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं ना, 2024 के रिलेटेड आप देख लीजिए। मैं इसका करंट से अपडेट करा देता हूँ। करंट से अपडेट करंट अफेयर का है, तो उसमें 2024 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो आपको दिया गया गुलजार जी को, गुलजार जी और जगत गुरु भद्राचार्य को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहला, इसमें दो लोगों को दिया गया है कि क्या कितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार दिया गया है, तो दो लोगों को दिया गया है, जिनमें से एक का नाम है गुलजार जी, गुलजार जी, और ये एक शायर हैं, उर्दू और संस्कृत का अच्छा नॉलेज है इनको। और दूसरे जो हैं वो आपके राम भद्राचार्य जी, आचार्य राम भद्राचार्य जी। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आपको करंट भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। राम भद्राचार्य नाम है उनका। ठीक है, तो ये दो लोगों को इस बार दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। देख लीजिएगा, यहाँ पे 2019 था। मैंने करंट से रिलेटेड चीज़ें बताने की कोशिश की है आपको थोड़ी बहुत। सेकंड क्वेश्चन है कि किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, तो जो चलती है सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन न्यू दिल्ली टू बनारस जंक्शन तक चलती है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, पहली ट्रेन से डीबी करवाने गए, आप कैसे क्या याद कर सकते हो वंदे पहली ट्रेन से डीबी करवाने गए, डीबी कराने गए। ठीक है, अब यहाँ आपको डी से क्या हो जाएगा, दिल्ली, ये आपका डी से दिल्ली हो गया, और वी से क्या हो जाएगा, ये बनारस। ठीक है, तो ये आपके दोनों इस तरह से आप याद कर सकते हो कि पहली वंदे भारत ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, दिल्ली टू बनारस, यानी दो बंदे कोई थे वो कहाँ से ट्रेन से गए, डीबी करवाने गए थे अपनी, डी फॉर दिल्ली, वी फॉर बनारस। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सेकेंड, इसका 15 और ये रहा 16। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना ये आपके तमिलनाडु में है। कुडनकुलम ये आपकी नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ, कुडनकुलम तमिलनाडु में है। आप इसको एज इट इज लर्न रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है इसकी भी मैंने ट्रिक बना रखी है। यहाँ पे लिखा है श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोशीला। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक बनाई हुई है, जोशीला आप लिख दीजिए, जोशीला। ठीक है, जो फर्स्ट, ये जो फर्स्ट वर्ड है जो, ये इसका मतलब है जोजिला, इसका मतलब क्या है, जोजिला। और शी से दिखा रहा है तो ये क्या करता है, श्रीनगर को, और किससे कनेक्ट, ला मतलब लेह से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो जोशीला आप ट्रिक याद रखेंगे और उसके बेस पे इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो कि जोशीला, ये तो आपकी रही ट्रिक। जो से पहला वर्ड है जोशीला, दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है, शी से श्रीनगर हो जाएगा आपका, और ला से क्या हो जाएगा, लेह हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये रहा ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। जोजिला दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नाथुला जो है वो किसको जोड़ता है, नाथुला जो है वो सिक्किम में है, ये आपका सिक्किम में है नाथुला। और जलेपला भी सिक्किम में, और बारालाचा ये आपका कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये भी आपका सिक्किम में ही है, कौन सा, जलेपला। दर्रों से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस तरह से कर पाओगे। फिर चलते हैं ये, इसके बाद है वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ तो रीड करने से ही पता चल रहा होगा, वस्तुओं के आयात और निर्यात के संतुलन को तो हम लोग क्या कह देंगे, व्यापार संतुलन ही कह देंगे। व्यापार संतुलन मतलब ट्रेड बैलेंस, जितना आयात है, जितना इम्पोर्ट है,
और उसके इक्वल टू में एक्सपोर्ट भी है, तो ये तो संतुलन को ही बता रहा है भाई। एक्सपोर्ट भी है तो ये तो क्या कर रहा है, संतुलन को ही बता रहा है, तो व्यापार संतुलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा। फिर ये क्वेश्चन है, भारत में कितने संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के अंग कितने हैं आपके 26 हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंग का मतलब यहाँ पे जैसे यूनिसेफ हो गया, मैं कुछ हिंट के थ्रू बता देता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र के अंग क्या क्या हैं। जैसे यूनिसेफ है, WHO है, ILO है, और यूनिसेफ हो गया, ILO हो गया, और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें 26 जो हैं वो क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंग हैं। इस तरीके से और भी डैश डैश करके 26 हैं टोटल। ठीक है, 26 है। नंबर ऑफ ILO हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, इस तरीके से टोटल 26 हैं। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। मैंने कुछ हिंट देने के लिए बता भी रखा है। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था। मंदिरों की शैली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मंदिरों की शैली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि जो तंजावुर का मंदिर है वो चोल वास्तुकला का उदाहरण है। किस सम्राट ने बनवाया था, तो वो आपका बनवाया था जिसका निर्माण राजराज ने करवाया था वो बृहदेश्वर मंदिर था। राजराज ने किसका निर्माण करवाया था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो उसका नाम था राजराज। और ये पूछ लेता है कि किस शैली में बना था, तो ये बृहदेश्वर मंदिर बना था द्रविड़ शैली में। किस शैली में था आपका, ये था आपका द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली में बना हुआ था। 1010 में इसको बनवाया गया था, 1010 में इसको 1010 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन है हमारा ये रहा, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्रचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका राइट आंसर सी वाला है। किसको किया गया था, इंदिरा आवास योजना को, जो कि 1985 में चली थी। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फिर 2016 में इसका नाम ये ग्रामीण आवास योजना रखा गया, और 2022 में इसका नाम क्या कर दिया गया, इंदिरा आवास योजना को ग्रामीण आवास योजना का नाम दे दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है, कितने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, टोटल 26 है, मैंने बता रखे हैं। जैसे WHO, WTO, क्या था आपका वो यूनिसेफ। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत से संबंध रखते थे। यहाँ पे ये वाला हटा देना है, या तो यहाँ पे लिखा जाए अकबर कालीन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ अकबर। ठीक है, ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ अकबर प्रसिद्ध गायक तानसेन थे, वो किस शैली से संबंध रखते थे, तो उनकी शैली हुआ करती थी ध्रुपद। उनकी शैली हुआ करती थी ध्रुपद, और इनकी कई रचनाएं भी हैं, तानसेन की कई रचनाएं भी हैं, जैसे मियाँ की मल्हार, जैसे इनकी रचनाएं कौन कौन सी, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की ठोड़ी और मियाँ की मल्हार, मियाँ की ठोड़ी और मियाँ की मल्हार, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो होने वाली है ये। ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरूवेट विभाजित हो जाता है, पायरूवेट डैश में विभाजित हो जाता है, तो पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। लैक्टिक एसिड, जैसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है, आपने देखा होगा कुछ जो वेजर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा जब उनको पे कोई ओवरलोड वर्क पड़ जाता है, ओवरलोड वर्क पड़ जाता है, तो वो लोग ड्रिंक कर लेते हैं, तो वो लोग ड्रिंक कर लेते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा वर्क करने से ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पायरूवेट में
विभाजित हो जाता है। वो क्या होता है, पायरूवेट में विभाजित हो जाता है और लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। कहाँ, नसों में लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसकी वजह से थकान महसूस होती है, बॉडी में थकान महसूस होती है। ठीक है, बॉडी में लैक्टिक एसिड जम जाता है। फिर वो जब ड्रिंक कर लेते हैं तो ये लैक्टिक एसिड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। ऑक्सीजन की पूर्ति होने की वजह से फिर जो है थकान उनकी थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए वो लोग ड्रिंक भी करते हैं। ये एक फिजिकल लॉजिकल मतलब वे है उसको बताने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो मेन किसी भी अनस्किल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज फॉर माइग्रेशन ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। और अनस्किल्ड वर्कर कोई भी अनस्किल्ड क्यों रहता है? मैक्सिमम अनस्किल्ड आती है पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, कि उसको अच्छा एजुकेशन इन्वायरमेंट ना मिल पाना, किसी भी चीज़ के लिए वो बेसिकली चीज़ें फिर ठीक हो नहीं पाती हैं अगर पॉवर्टी किसी भी चीज़ में आती है ना। तो ठीक है, इसके बाद ये रहा क्वेश्चन। 1920 के दशक में झांसी के सतार नदी के पास किस क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करके शिविर स्थापित किया था? तो वो आपके थे चंद्रशेखर आज़ाद। इन्होंने जो सतार नदी थी, सतार नदी के पास एक अपना कॉटेज बनाया था, के पास कॉटेज बनाकर वहाँ रहने लगे थे। वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, किसकी? निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, मैंने इतना बता दिया। आई होप की चीज़ें आपको क्लियर समझ आ रही होंगी। या वहाँ पे साइड में करने के लिए इन्होंने बेसिकली निशानेबाजी सीखने के लिए वहाँ पे ये प्रैक्टिस करते थे, कहाँ, सतार नदी के पास में। और अपना एक नाम रख लिया था इन्होंने, हरिशंकर ब्रह्मचारी। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। ठीक है, जिनके इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि इनके जो पिस्तौल थी उसमें सिर्फ एक ही गोली बची थी और इन्होंने अपना ऐसा एक डेडिकेशन बना दिया था कि मैं अंग्रेज़ों के हाथों नहीं मारा जाऊंगा। तो लास्ट गोली इन्होंने अपने खुद के ही मार ली थी। तो वो लखनऊ इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, याद रखिएगा। ये निम्नलिखित में से किसने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो देखिए, जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? वो आपका था यहाँ से महाराजा मेहताब चंद उसका नाम था। ठीक है, इसने क्या किया था? अंग्रेजों का सपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो डेटा ट्रांसफ़र के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? डेटा केबल का जनरली यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसफ़र में। डेटा ट्रांसफ़र में किसका यूज़ करते हैं? बेसिकली तो हम लोग डेटा केबल का यूज़ करते हैं। डेटा केबल की फॉर्म में क्या आता है? डेटा केबल के फॉर्म में क्या आता है? USB। ठीक है, तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और कंप्यूटर से एक दो क्वेश्चन तो NTPC में आते ही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये रहा। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी के नाम से जाना जाता है? नर्सरी ऑफ द बंगाल नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी के नाम से जाना जाता है। तो वो आपका राइट आंसर है अवध, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ की जो मैक्सिमम आर्मी थी वो यूपी और लखनऊ की ही हुआ करती थी। यहाँ की आर्मी ही हुआ करती थी। ठीक है, तो इस लखनऊ को ही अवध के नाम से अब शायद जाना जाता है। तो अवध वाले रीजन में पूर्वी उत्तर प्रदेश को अवध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अवध उसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम का क्या नाम है? त्रिचरण नाभिकीय शक्ति का नाम क्या है आपका? यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए राइट आंसर इसका, त्रिशक्ति नाभिकीय चरण। होमी जहांगीर बाबा या फिर विक्रम साराभाई, इन दोनों में से ऑप्शन एक होगा, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो वो आपका होगा होमी जहांगीर बाबा। राइट आंसर आपका ए है। चलते हैं आपका
क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्नलिखित में से सबसे पहले कहाँ हुई। जो औपनिवेशिक कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स ने लगाया था, कॉलोनियल रूल लगाया गया था, वो सबसे पहले कॉलोनियल रूल इंडिया के कहाँ लगाया गया था, आपके बंगाल में लगाया गया था। सबसे पहले इन लोगों ने कहाँ लगाया था कॉलोनियल रूल, तो वो लगाया था बंगाल में। ठीक है, अब चलते हैं आपका जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान राजा कौन था। स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था, तो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पहली चीज तो आपको ये याद करनी, स्थायी बंदोबस्त जो सिस्टम था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था, कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। और उसके समय वर्धमान राजा आपका कौन था, तो वो था तेजचंद। ठीक है, उसके टाइम पे वर्तमान राजा कौन था, तेजचंद। अब ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, वीडियो का। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है। पेट की, जैसे कि आपका स्टमक हो गया और यहाँ होता है आपका HCl स्टोर होता है। यहाँ पे क्या होता है, HCl लिक्विड होता है, HCl, जो क्या करता है बाहर से आने वाले फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब अगर यहाँ पे फूड नहीं होगा, तो ये पेट की जो हमारे स्टमक की ये लेयर है, इसको काटना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जलन होती है, पेट में कहते हैं जलन हो रही है। तो उसको बचाता कौन है, यहाँ पे एक लेयर लगी होती है, यहाँ पे एक, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एक लेयर लगी होती है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम्स। ये लेयर लगी होती है बलगम, हिंदी में बोलते हैं बलगम और इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइम, जो कि हमें इस तरह के HCl के होने वाले अटैक को बचाती है। ठीक है, तो इस तरह के ये मैंने 40 क्वेश्चन 40 मिनट में करवाए हैं, और इनसे आपको क्या वो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जो आपका NTPC अपकमिंग एग्ज़ाम है। और इसको अगर आप अच्छे से रीड करते हैं, और जो मैंने इसमें कुछ स्लाइड्स ऐड करके कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, थोड़ा डीप में मैंने एनालाइज करवाया है, तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लगेगी, और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसको ईजी वे में कर पाओगे। तो यहीं पे अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।